हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत मजे में होंगे, बहुत लग के पढ़ रहे होंगे, बहुत मेहनत कर रहे होंगे इस टाइम, है ना? तो जिन लोगों ने अभी स्टार्ट किया है 11th में, बच्चों ने जिन लोगों ने स्टार्ट किया है उनके लिए अभी केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बिल्कुल ही नया है ना? और आप लोग सारा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे होंगे, एंड इट इज फुल ऑफ न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं उसमें। तो न्यूमेरिकल्स करने में आई होप तुम लोगों को सबको मजा आ रहा होगा, है ना? तो यहाँ पे आज हम स्पेसिफिकली कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो फ्रिक्वेंटली मोलरिटी के बेस पे पूछा जाता है। जनरली सीबीएसई का एग्जाम ले लो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ले लो, वहाँ पे ये मोलरिटी रिगार्डिंग क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आते हैं एग्जाम में, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे मैंने आई हैव डिस्कस्ड ओनली 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मोलरिटी, which is very basic, depends on very basic fundamentals. And in my next videos I will try to get some tough questions regarding the molarity, but before that you need to understand the basic concept and how to solve the basic numericals which are belong to molarity. Okay, तो यहाँ पे मैंने 2-3 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, देखते हैं कैसे होता है, एक एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक है? आप लोग मेरे साथ करिए, सब लोग सॉल्व, ठीक है? तो जो पहला क्वेश्चन है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो रहा ये रहा। तो यहाँ पे आपको पता है कि जब कॉन्सेंट्रेशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन के अलग अलग टर्म्स होते हैं, जैसे कि परसेंटेज वेट होता है, मोल फ्रैक्शन होता है, मोलैरिटी होता है, एंड मोलैलिटी होता है। तो कभी भी एग्जामिनर खाली मोलरिटी या मोल फ्रैक्शन या परसेंटेज से क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, ठीक है? जनरली क्वेश्चन आर आस्क्ड इन विच ऑल द थ्री थिंग्स, लाइक 3 और 4 थिंग्स आर इंक्लूडेड। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉमर्शियली अवेलेबल कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन्स 38% HCl बाय मास। देखो, आप लोगों ने मोलरिटी का फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, है ना? आप लोगों ने मोलरिटी का तो फॉर्मूला पढ़ा है, जिसमें आपने क्या पढ़ा है कि मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ये होता है। और इसको जब आप फॉर्मूला के फॉर्म में लिखते हो तो मोलरिटी इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml, इफ इट इज इन ml, ठीक है? अगर ml में गिवन है, एंड मोलरिटी जो है आपका, वो आपका ये फॉर्मूला बनता है। मोलरिटी आप ऐसे निकालते हैं, W डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, दिस इज योर गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, एंड इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, और यहाँ पे 1000, ठीक है? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलरिटी। बट अगर आपको गिवन वेट नहीं दिया है एंड मोलर मास तो आप खुद ही निकालेंगे, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन पे गिवन वेट नहीं दिया, इट इज दिया है 38% HCl बाय मास। 38% HCl इज गिवन, आपके क्वेश्चन में क्या गिवन है? 38% HCl। तो बेसिकली हमें तो यही फॉर्मूला पुट करना है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है? ये गिवन वेट, और ये गिवन वेट कहाँ से निकलेगा? बाय दिस डेटा, दैट इज 38% HCl। अब 38% HCl बाय मास बोला है, बाय मास। तो 38% HCl बाय मास का मतलब क्या होता है कि 38 ग्राम HCl present, it is present in 100 ग्राम of the solution। सोल्यूशन मतलब क्या? कौन सा सोल्यूशन? HCl का सोल्यूशन। और जाहिर सी बात है HCl का सोल्यूशन किसके साथ होगा? वाटर के साथ होगा, ठीक है ना? तो 38% का मतलब होता है कि 38 ग्राम HCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। तो इससे आप क्या डेटा निकाल रहे हो कि HCl का जो गिवन वेट है वो कितना दिया हुआ है? 38 ग्राम। It is 38 gram, and this 100 gram is the mass of the solution। mass of solution कितना दिया है? mass of solution is given you 100 gram। it is the mass of the solution, ठीक है? mass of solution। लेकिन हमें तो यहाँ क्या चाहिए? वॉल्यूम चाहिए। हमें यहाँ क्या है? we need volume। so how to calculate volume from the mass? for that we need to use the value of the density। density is equal to क्या होता है? mass divided by volume होता है, okay? and density of the solution here given, it is given 1.19 gram per ml। it is given you 1.19 gram per ml, 1.19 gram per ml।
this density is given. Density of what? This is the density of the HCl solution. HCl solution का density है, ठीक है। तो अगर density 1.19 ग्राम पर ml है और इसका मास अगर 100 ग्राम है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो, V इज इक्वल टू 100 ग्राम डिवाइडेड बाय 1.19 ग्राम पर ml आएगा। तो ml ऊपर आ जाएगा, ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया। तो देखो जो वॉल्यूम होगा वो किस यूनिट में आ रहा है, इट इज इन ml, ठीक है, इट इज इन द ml, ठीक है। तो ये आपका वॉल्यूम मिल गया, ये आपका वॉल्यूम है 100 बाय 1.19 ml। नाउ पुट द वैल्यू इन द मेन फॉर्मूला। अब आपको सब कुछ पता है, आपको मोलरिटी कैलकुलेट करना है। तो आपको गिवन वेट है 38 ग्राम, 38 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, HCl का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लो। HCl इज इक्वल टू 1 प्लस 35.5 दैट इज योर 36.5 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। तो ये हो जाएगा 35.6 ग्राम पर मोल इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये ml में आया है तो यहाँ पे 100 इंटू 1.19 ml, ठीक है, 1.19 ml, ठीक है। तो आपका ये जो होगा तो ये जो आपका मोलरिटी निकल के आएगा, अगर यहाँ पे आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये मोलरिटी आपका निकल के आएगा 12.38 m। तो ये मोलरिटी इज 12.38 m, ठीक है। तो इस जहाँ पे डेंसिटी इज गिवन टू यू, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन टू यू एंड द मास ऑफ द सब्सटेंस इज नॉट डायरेक्टली गिवन, इट इज गिवन बाय परसेंटेज वेट। उस केस में आप इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। और जहाँ पे वेट और वॉल्यूम डायरेक्टली गिवन है, लाइक मैं अगर तुमसे कहूँ कि 38 ग्राम ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन, देन इट इज वेरी इजी। तो वहां पे आपको सारे डेटा पता है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। बट इन एनी केस इफ परसेंटेज इज गिवन एंड वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज नॉट गिवन एंड द डेंसिटी वैल्यू इज गिवन, तो डेंसिटी से पहले आपको मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, सॉरी मास, डेंसिटी से पहले आपको मास का वैल्यू यूज करके वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड दैट वॉल्यूम विल बी यूज्ड इन द फॉर्मूला। तो इस तरह से आप मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग और ये क्वेश्चन भी बहुत फ्रीक्वेंटली आता है टेस्ट में। व्हाट वॉल्यूम ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड HCl, जो ये HCl है जो यहाँ पे हमने 38% जो HCl हमने लिया है, इस HCl का कितना वॉल्यूम अगर आप लोगे, हाउ मच वॉल्यूम इसका अगर आप लोगे, तो यू रिक्वायर टू मेक ए सोल्यूशन ऑफ, अगर इसका कितना वॉल्यूम लेंगे तो हमें एक दूसरा सोल्यूशन बनाना है जिसका वॉल्यूम होगा 1 लीटर एंड मोलरिटी हो जाएगा 0.01 m, 0.01 m, ठीक है। मतलब इस सोल्यूशन का जो सोल्यूशन इज गिवन टू यू 38% जो HCl है, इसका मोलरिटी हमने कितना कैलकुलेट किया, m कैलकुलेट किया है 12.38 m। अब इस मोलरिटी का कितना वॉल्यूम अगर आप लोगे तो आप 0.01 m मोलरिटी का 1 लीटर सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। और आपको पता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इट इज 12.38 एंड मोलरिटी यहाँ पे 0.01 है, मतलब डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज हुआ है मतलब इस सॉल्यूशन को आपको क्या करना है, डाइल्यूट करना है, आपको डाइल्यूट करना है, ठीक है। डाइल्यूट जब करते हैं, जब डाइल्यूशन करते हैं तो आपको पता है वहां पे नंबर ऑफ मोल्स सेम रहते हैं, क्या रहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो सेम रहते हैं ड्यूरिंग द डाइल्यूशन, ठीक है। तो इसीलिए अगर नंबर ऑफ मोल सेम हुए तो इसका मतलब हुआ, आपको पता है मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू वी, दैट इज मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। तो अगर इस सॉल्यूशन को आप डाइल्यूट करके एक दूसरा सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हैं तो इसका जो m1v1 होगा दैट विल बी इक्वल टू द m2v2, दैट इज द मोलरिटी एंड वॉल्यूम ऑफ द न्यू सॉल्यूशन। उसके हिसाब से अगर इसको हम m1 ले लें और इसको v1 ले लें और इसको m2 ले लें और इसको v2 ले लें, then we can easily calculate m1 v1 is equal to m2 v2, ठीक है। m1 is given to you that is 12.38 and आपको v1 कैलकुलेट करना है। मतलब द गिवन सॉल्यूशन, द 38% HCl का जो सॉल्यूशन है उसका आप कितना वॉल्यूम लोगे
तो M2 कितना दिया है 0.01 m ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है आपको। देन M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 पुट कर दो एंड V1 इज इक्वल टू 0.01 into 1 divided by 12.38 and this is the जो भी आंसर आएगा इसका that is the volume of the solution that is required from this solution to dilute it to make it 1 liter of 0.01 liter. ठीक है, तो ये M1 by M1 V1 and is equal to M2 V2 जो आता है ये कहाँ से आता है, जब आप किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, अगर आपके पास कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ठीक है, फिक्स सॉल्यूशन है, इसको अगर आप डाइल्यूट करते हैं तो मोलरिटी चेंज हो जाता है। मोलरिटी क्या होता है, चेंज हो जाता है, बट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, जो सॉल्यूट होता है उसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, जो सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू v होता है। इसीलिए बिफोर डाइल्यूशन एंड आफ्टर डाइल्यूशन अगर तुम्हारा मोलरिटी एंड वॉल्यूम m1 v1 है और m2 v2 है, दैट मींस बिफोर डाइल्यूशन इट इज m1 and v1 and after dilution it is m2 and v2, so m1 v1 is equal to m2 v2 and by putting this formula you can calculate anything। अगर starting solution का मोलरिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है और डाइल्यूशन वाला मोलरिटी दिया हुआ तो उसका वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आफ्टर डाइल्यूशन वॉल्यूम दिया है तो बिफोर डाइल्यूशन का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो, कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन दिस फॉर्मूला। तो दिस इज द वेरी बेसिक क्वेश्चन ऑफ मोलरिटी जो बहुत इजी है एंड फ्रिक्वेंटली आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस वन। यहाँ पे भी हमें मोलरिटी ही कैलकुलेट करना है, लेकिन द क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। दैट इज योर कि हमने दो सॉल्यूशंस लिए, ठीक है, हमने दो सॉल्यूशंस लिए। क्या क्या लिया है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ 100 ml, इट इज ए मिक्सचर ऑफ 100 ml of, it is a mixture of 100 ml of 0.2 m H2SO4, 0.2 m H2SO4 plus, ठीक है, 50 ml of 0.1 m HCl, 0.1 m HCl। ये हमारा सॉल्यूशन मिक्सचर है और इसमें से हमें इसका मोलरिटी कैलकुलेट करना है। तो हमेशा याद रखिए जब भी इस तरह का मिक्सचर आता है जिसमें दोनों ही एसिड है, पहले तो ये बात नोटिस करो कि जो मिक्सचर है ये एसिड और बेस का है या फिर खाली एसिड का है। तो यहाँ पे जो गिवन है ये दोनों एसिड्स है, दोनों एसिड्स है मतलब न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा। अगर दोनों एसिड है तो न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा और दोनों की मोलरिटी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो तुम्हारा वॉल्यूम है इस सॉल्यूशन का वो है 100 ml, दैट इज योर V1। 100 ml है पहला सॉल्यूशन का और इसका जो मोलरिटी है M1 दैट इज 0.2 है, 0.2 है। और इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, दिस इज वॉल्यूम 50, ठीक है, और इस सॉल्यूशन का मोलरिटी है 0.2, 0.1, ठीक है। तो इस तरह के सॉल्यूशन में जब आप दो इस तरह के सॉल्यूशन को आप मिक्स करते हो तो मिक्स करने के बाद जो मोलरिटी होगा वो एक ही मोलरिटी होगा। कोई भी मोलरिटी ले लो, अगर हम आफ्टर मिक्सिंग उसका मोलरिटी सपोज ले लो, मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है उसका मोलरिटी M3 ले लेते हैं, तो इसको मैं M3 लिखूंगी एंड वॉल्यूम क्या हो जाएगा इस सॉल्यूशन का, जो न्यू सॉल्यूशन बनेगा उसका V1 प्लस V2 हो जाएगा M3 इंटू V1 प्लस V2। नाउ दिस विल बी इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। ऑब्वियसली अभी जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में समझाया कि बिफोर डाइल्यूशन या बिफोर मिक्सिंग जो भी मोलरिटी होगा वो आफ्टर मिक्सिंग जो मोलरिटी होगा उसके नंबर ऑफ मोल से सेम हो जाएगा। मतलब इस केस में बिफोर मिक्सिंग इनके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, इसके मतलब जब आप दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, आप ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है, और ये एक सॉल्यूशन, आपने इन दोनों को मिक्स किया तो इसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो ये है और इसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ये है। तो नंबर ऑफ मोल्स बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग सेम रहेगा, वो तो चेंज नहीं होने वाला। चेंज क्या होगा, ओनली वॉल्यूम चेंज होगा, दैट इज V1 प्लस V2। तो अगर आपने इस तरह से कैलकुलेट किया तो यहाँ पे M1 दिया था 0.2 इंटू V1 इज 100 प्लस M2 दिया हुआ है, अगर इसको मैं M2
और V2 ले लूं तो ये हो गया 0.1 एंड V2 इज 50 इज इक्वल टू, हमें M3 कैलकुलेट करना है एंड V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 100 प्लस 50 दैट इज 150। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, M3 इज इक्वल टू, हमें M3 कैलकुलेट करना है दैट इज द मोलरिटी आफ्टर द डाइल्यूशन। M3 कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 100 प्लस 0.1 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 150 एंड इट विल कम आउट, अगर आप इसको करोगे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.167 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में व्हाट इज इंपॉर्टेंट, सबसे पहली बात क्या है कि जब आप दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो ये N1 और N2 तभी होगा, ऐड होगा जब ये या तो दोनों एसिड होंगे या फिर दोनों ही बेस। ठीक है, क्योंकि अगर एसिड और बेस को आप ऐड करोगे तो वहां पे न्यूट्रलाइजेशन होता है, न्यूट्रलाइजेशन होगा तो आपका सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका एसिड का जो आयंस है उनकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह का मिक्सिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं तो वहां सबसे पहले नोटिस करिए कि ये दोनों एसिड है या दोनों बेस है या एक एसिड और एक बेस है। अगर दोनों एसिड है या तो बेस है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M3 इंटू V1 प्लस V2 यूज करके आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एक एसिड हुआ और एक बेस हुआ तो कैसे निकालेंगे, दैट इज आवर थर्ड क्वेश्चन, वो हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसमें देखिए, इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे इट इज क्लियरली मेंशन दैट कि आपको इस सॉल्यूशन का मोलरिटी निकालना है। ठीक है, मोलरिटी निकालना है, सॉल्यूशन में क्या है 100 ml ऑफ 0.1 m H2SO4 एंड 50 ml ऑफ 0.1 m NaOH। देखिए यहाँ पे एक एसिड है, यहाँ पे एक एसिड है, यहाँ पे एक एसिड है और एक आपका बेस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन होगा। अब न्यूट्रलाइजेशन का मोलरिटी पे क्या असर पड़ता है आप उसको चेक करते हैं। ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन क्या है 100 ml ऑफ 0.1 m H2SO4 है, H2SO4 है एंड 50 ml ऑफ 0.1 m NaOH है। ठीक है, आपने इसको मिक्स किया। अब अगर आपने इसको मिक्स किया तो जाहिर सी बात है न्यूट्रलाइजेशन होगा, क्योंकि H2SO4 जब NaOH के साथ मिक्स करेगा तो क्या बनाएगा Na2SO4 प्लस वाटर, Na2SO4 प्लस वाटर, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा एंड दिस इज योर न्यूट्रलाइजेशन, और इसी न्यूट्रलाइजेशन की वजह से आपकी मोलरिटी चेंज होगा। ठीक है, अब कैसे चेंज होगा आप देखो, अब NaOH में एक Na प्लस होता है और OH माइनस होता है। ठीक है, लेकिन H2SO4 में 2H प्लस एंड SO4 माइनस होता है। तो अब यहाँ जो ये वाटर बनेगा H प्लस एंड OH में, तो एक OH माइनस को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक H प्लस सफिशिएंट होता है, तब जाके एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2H प्लस है, तो यहाँ पे क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो एक OH माइनस जो है वो एक H प्लस को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0.5 m NaOH है और यहाँ पे 0.1 m NaOH है और 0.1 m H2SO4 है। तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन तो सेम है, लेकिन यहाँ पे NaOH है और यहाँ पे H2SO4 है। मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ NaOH को अगर न्यूट्रलाइज करना है तो एक H प्लस सफिशिएंट है। इसका मतलब H2SO4 अगर आप यूज कर रहे हो तो एक मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH चाहिए। अगर आप इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पे देखोगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ NaOH। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास 50 ml NaOH है, 50 ml अगर NaOH है तो ये, और आपके पास अगर 100 ml सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 है तो ये NaOH 50 ml है,
तो इसका जो 1/4 पोर्शन होगा, 1/4 पोर्शन होगा, उसको ये न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसको वो न्यूट्रल, क्योंकि ऑलरेडी कौन से दोनों, अगर मान लो ये 100, ये 100 होता, ये अगर 100 होता, 100 ml NaOH होता, तो ये 50 ml H2SO4 को कर सकता था न्यूट्रलाइज, ठीक है। लेकिन ये इससे भी आधा है, ठीक है, आधा है। तो 50 ml ऑफ NaOH को अगर H2SO4 से न्यूट्रलाइज करना है तो आपको 1/4 H2SO4 चाहिए होगा, 1/4 H2SO4 चाहिए होगा, ठीक है। इसका मतलब कि 100 ml से 25 ml जो H2SO4 है, 25 ml H2SO4 है, वो 50 ml NaOH के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। 50 ml OH के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये आपका बना लेगा Na2SO4। तो बचा क्या, रिमेनिंग सोल्यूशन में क्या बचा? अब 100 से अगर 25 ml H2SO4 चला जाता है तो क्या बच जाता है? देयर इज 75 ml H2SO4 will remain having the molarity 0.1 m। 0.1 m मोलरिटी का 75 ml H2SO4 रिमेनिंग रह जाएगा। अब जो मोलरिटी होगा सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग, दैट विल द मोलरिटी ऑफ दिस 75 ml ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये अगर आपका V1 होगा और ये अगर आपका M1 हुआ, तो जब आप इसको डाइल्यूट कर दोगे, डाइल्यूट करोगे, क्योंकि जो मिक्स करने के बाद तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा ना, इसका 100 ml और इसका 50 ml न्यूट्रलाइज तो हो रहा है। दैट मीन्स जो NaOH और H2SO4 जो है वो Na2SO4 तो बना रहे हैं, बट जो तुम्हारा वॉल्यूम है वो तो बढ़ेगा, 100 + 50, दैट विल बी योर 150, इट विल द न्यू वॉल्यूम, ठीक है। और ये तुम्हारा V2 हुआ एंड यू हैव टू कैलकुलेट द M2। इस V2 का M2 क्या होगा? तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन करें, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, तो M1 कितना था? 0.1 है और वॉल्यूम कितना है? 75 ml, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन के बाद 75 ml ऑफ द एसिड रिमेन इन द सॉल्यूशन। और जो M2 होगा, जो चेंज इन M2 होगा द आफ्टर मिक्सिंग, दैट इज ड्यू टू दिस solution 0.1 m of 75 ml solution into V2। so V2 is equal to कितना हो जाएगा? V2 is equal to 0.1 into 75 divided by, V2 तो हमें पता है, V2 तो हमें पता है, V2 is equal to 150, तो यहाँ पे हम 150 लिख सकते हैं और हमें कैलकुलेट करना है M2। तो M2 is equal to क्या हो जाएगा? 0.1 into 75 divided by 150, तो ये हो जाएगा आपका 2 एंड 0.1/2 is equal to 0.05। समझ में आया? समझ में आया? यहाँ पे क्या हुआ है, हमने एक एसिड और एक बेस यूज किया है, तो हम डायरेक्टली M1 प्लस M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3 इंटू V1 प्लस V2 नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बिकॉज ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि एसिड और बेस आपस में न्यूट्रलाइज कर देंगे। न्यूट्रलाइज करने के बाद जो कंपोनेंट रिमेन लेफ्ट रहेगा, जो कंपोनेंट रिमेन लेफ्ट रहेगा, उसी कंपोनेंट के ऊपर आपको नेक्स्ट कैलकुलेशन करना है बाय यूजिंग M1V1 M2V2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसके रिगार्डिंग और भी क्वेश्चंस करिए, अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।